नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज की साझा पेशकश। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस की। अभी दो राज्यों के चुनाव परिणाम आए, तमाम दावों, आकलनों और एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए और तीसरी बार भाजपा हरियाणा में बहुमत के साथ जीती है। जम्मू कश्मीर में भी ठीक ठाक सीटें आई भाजपा को। हालांकि वहां जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसे बहुमत मिला है। तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में। लेकिन पूरे देश की नजर हरियाणा पर थी। तमाम टीवी डिबेट्स में हरियाणा को लेकर और भाजपा की इस कामयाबी को लेकर चर्चा होती रही। आज हम इस एपिसोड में पड़ताल करेंगे कि तमाम दावों, आकलनों, एग्जिट पोल और अनुमानों के बावजूद कांग्रेस को हार क्यों मिली, आखिर वजह क्या है। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत के लिए हाजिर है लोक वार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी। प्रभात जी, क्या आप देखते हैं हरियाणा में जो चुनाव हुए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव के परिणाम आए, वो तमाम अनुमानों के विपरीत आए। आखिर क्या वजह है? दोनों जगह पर पूरा पूरा अनुमान यह था कि कांग्रेस जगह जीतेगी और इसका प्रभाव आने वाले समय में जब झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव होगा उस पर व्यापक रूप से पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कहीं ना कहीं यह जो चुनाव परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नेतृत्व और जो उसका मैनेजमेंट है उसका फेल्योर है। कुछ लोगों ने इसको लेकर पहले भी आशंका जताई थी। जिस तरह से साउथ की लॉबी कांग्रेस में भारी है, वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन जैसे लोग अब उत्तर की राजनीति करेंगे तो उनको नब्ज पकड़ने में उत्तर का बहुत दिक्कत होगी। कश्मीर में यह दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि कांग्रेस वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ रही थी और फारूक अब्दुल्ला कोई मजे हुए खिलाड़ी हैं और उनकी अपनी शुरू से वक़्त रही जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में जो परिणाम रहा वह और भी अच्छा हो सकता था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के कारण वो अनुमान संभव नहीं हो सका जो अनुमान हम लोग लगा रहे थे और जो परिणाम आना चाहिए था। मेरी दृष्टि से वह परिणाम नहीं आया है। हरियाणा में कहीं ना कहीं से जो मैनेजमेंट था बीजेपी का उसमें दो तीन बात महत्वपूर्ण थी। जिस तरह से अधिक दलों में इस चुनाव में अपनी दावेदारी बसपा, जेजेपी, इन लोग मैंने इंडियन लोकदल और कई पार्टियां, जिस तरह से आप कई पार्टियां जिनको एक गठबंधन में अगर एक साथ जो लिया जाता तो हार तो यहाँ पर बीजेपी की ऐसी होती, माने 90 और 10 का अंतर होता। लेकिन जो 90 सीट है वहां पर आप मान लीजिए कि वहां पर 81 सीट कांग्रेस जीती और 9 सीट भाजपा के हिस्से जाने वाला था। क्योंकि वह भाजपा का 9 सीट वह क्षेत्र था जो बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र से रहा है, तो उसमें उम्मीद कम थी। वहां आप ऊपर भी देख रहे हैं कि 60-62 से कई भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं। तो वो गर्व माना जाता है और जो दिल्ली की राजधानी से सटा हुआ है और जो राजधानी का प्रभाव है उसके कारण वहां पर बना हुआ है। अब हरियाणा के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। यही कहा जा सकता है यह विफलता पूरी तरह से राहुल गांधी और उनकी टीम की है।
उनकी टीम का जो मुख्य नेतृत्व राहुल गांधी के बाद जो सेकेंड लाइन के नेता है वो है वेणुगोपाल, जो केरल से आते हैं और एक महत्वपूर्ण पद पर है। कहीं न कहीं उनके बारे में कहा जाता है कि वो राहुल गांधी के आंख हैं। और दूसरे नेता हैं मल्लिकार्जुन, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और भी जो नेता है कर्नाटक और आंध्रा से, वो कहीं न कहीं निश्चित तौर से साउथ टॉपिक के हैं। उनको नब्ज उत्तर का ढूँढने में दिक्कत होती है और वो सही थर्मामीटर यहाँ के वोटरों में नहीं लगा पाते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के भीतर भी गुटबंदी है, जो सैलजा का मामला है या और भी जो नेता है उसका जो मामला है, आप उसको जानते हैं। तो उसके कारण भी बहुत विकट स्थिति हुई, जिसके कारण परिणाम अंतिम समय में बदल गया। जब पूर्वानुमान भी आया था, जिसको प्री पोल सर्वे कहा जाता है, उसमें भी ऐसे अनुमान की किसी टीवी ने या किसी चैनल ने या कोई भी यूट्यूबर ने संभावना नहीं बताई थी। लेकिन मुझे कहे का मन लग रहा था कि जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट एक-एक पन्ने पर एक-एक आदमी को मैनेजमेंट सौंप रही है और कांग्रेस का जो संगठन है वो पूरी तरह से जिस जर्जर ढांचे और जर्जर संगठन और गुटबंदी के सहारे चलता है, तो ऐसे में भाजपा से पार पाना बहुत मुश्किल है। संगठन की बात आपने कही, बीजेपी के साथ मजबूत मीडिया उसके साथ उसके पक्ष में खड़ा है। ईडी सीबीआई तो है ही, उसके पास कॉरपोरेट की पूंजी की शक्ति भी है और इसके साथ साथ संगठन, कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष, तमाम चीजें हैं। बीजेपी से इस मुकाबले में कांग्रेस काफी पीछे है, चाहे सांगठनिक ढांचा की बात करें, चाहे कोष की बात करें, कार्यालय की बात करें या कार्यकर्ताओं की बात करें। तो पिछले कई सालों से, बिल्कुल अगर हम देखें तो एक दशक से, जब से बीजेपी सरकार में है, केंद्र की सरकार में, तब से कांग्रेस सीखने की कोशिश क्यों नहीं करती है? क्या सिर्फ नैरेटिव क्रिएट करके? ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी उस दौर में सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जब सामाजिक न्याय के लोग यानी दलित पिछड़े समाज के नेता चुप हैं, सामाजिक न्याय पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब राहुल गांधी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जाति सर्वे की बात कर रहे हैं। इसका स्वागत बहुजन समाज करता है। लेकिन क्या सिर्फ नैरेटिव बनाने से और सिर्फ ये मुद्दे उठाने से बीजेपी जैसी शक्ति से पार पाएगी? ये मुकाबला जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, उसमें बार-बार बीजेपी के सामने मुंह की खाती है कांग्रेस। कहाँ है संगठन के स्तर पर, कार्यालय के स्तर पर, कार्यकर्ताओं के स्तर पर क्या फॉल्ट देखते हैं, क्या कमी देखते हैं आप? देखिए, आपने जो कहा, जो भी ईडी और सीबीआई की बात, संगठन और पार्टी और कार्यकर्ता की बात, जो भी आपने जिन मुद्दों के, जिन तथ्यों की चर्चा आपने की है, यह एक सत्तारूढ़ दल के हिस्से होता है, पहले भी होता रहा है और कभी भी है। जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, वो उनका श्रृंगार या हथियार पहले भी रही है और आज भी है। कोष भी जो सत्तारूढ़ दल में रहता है उसके साथ अधिक होता है और जब जो भी कार्यकर्ता और जो भी संगठन की शक्ति है, वो उस मामले में भी थोड़ी ताकत सत्तारूढ़ दल के पास ज्यादा होती है। और वो भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के साथ, जिसका एक बड़ा आरएसएस का संगठन उससे जुड़ा हुआ है, उससे संगठन से जुड़ा हुआ 100 से अधिक उसके संगठन है और इनका मैनेजमेंट है। आपको मैंने महत्वपूर्ण बात यह कहा कि कांग्रेस में वर्कर्स की भी कमी नहीं है, थिंक टैंक की भी कमी है। सही बात है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर
जा रहे हैं जनता के बीच, जनता उसको हैप्पी में उठाकर उसका स्वागत कर रही है। जनता उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है और उनके साथ है। और यही कारण है कि हरियाणा में भी 31 सीट पिछली बार था, इस बार उससे ज्यादा सीट मिला है, 6 सीट अधिक है, 35 सीट है संभवतः। तो उसको ज्यादा सीट आया है पहले से, वो बैकफुट पर नहीं गई। लेकिन सरकार बनाने की जो टैक्टिस होना चाहिए था, जैसे वो आपसे समझौता कर लेती, जेजेपी से समझौता कर लेती, और भी जो बड़ी पार्टियां हैं अगर उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ती, तो हरियाणा में किसी भी शर्त पर हार छोड़ दीजिए, भाजपा को जीत के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो यह दोष कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और उसकी सोच का है, उसके मैनेजमेंट का है। कहीं ना कहीं जो बेनीगोपाल जो कार्यालय में बैठकर वहां से सारा चीज का संचालन माने गांधी परिवार और कांग्रेस के बदले में करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह उनकी दृष्टि बहुत कमजोर हो चुकी है। वह पूरे समग्र रूप में पूरे देश को नहीं देख पा रहे हैं। वह कहीं ना कहीं भाजपा को समझने में फेल है। इसी तरह से कई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई नेता हैं, उनकी भी स्थिति ऐसे ही है। आज मल्लिका अर्जुन बहुत सही बात है, अच्छे व्यक्ति है, उम्रदराज है और अनुभवी भी है, ईमानदार कांग्रेसी भी है, लेकिन उनकी दृष्टि उस तरह की नहीं हो सकती है इस तरह से किसी जमाने का माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट की। और भी कई कांग्रेस के जो मैंने कश्मीर की बात करें, एक समय में कर्ण सिंह वहां के नेता होते थे, तो कर्ण सिंह के बाद वहां जो खालीपन हुआ, कांग्रेस ने उसको कभी उस तरफ देखा नहीं। शैलजा जिसने जिस तरह से इस कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद पैदा किया और जिस तरह की स्थिति हुई है, उसका इस पर एकदम बड़ा असर पड़ रहा है। एक ही इज्जत की बात कांग्रेस की सबसे बड़ी बात आम लोगों के लिए बड़ी बात यह है कि कुर्सी जीत गई और किसान जो किसान लगातार कांग्रेस का विरोध करते रहे, न जाने किस मैनेजमेंट के कारण वह कांग्रेस के पक्ष में चले गए हैं। जहां जहां उनका आंदोलन चला था बहुत जबरदस्त तरीके से, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, कई सीट जीत ली है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। विनेश फोगाट बहुत कांटे के टक्कर के बावजूद कहा भी जाता है कि उसका संघर्ष बहुत कठिन है, लेकिन इसके बावजूद 6,000 से अधिक वोट से जीत गई। और जो कुर्सी को लेकर जो तंज कसा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और तमाम लोगों के द्वारा, उनको थप्पड़ दी। मैं बिल्कुल आपसे संतोष जी कहना पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस बड़ा चुनाव हारती है और जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने और वोटों का समर्थन के बावजूद जो यह परिस्थिति पैदा होती है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए प्रभात जी, दरअसल कांग्रेस जो पार्टी है आज जिस दौर से गुजर रही है उसको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। फिर से पुनर्जीवित करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सांगठनिक स्तर पर आमूल-चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। नीतिगत स्तर पर तो वो सही दिशा में जाती हुई दिख रही है। लेकिन आप देखिए ना कि सामने जो पार्टी है बीजेपी, बीजेपी के वैचारिक और वैचारिक सांस्कृतिक संगठन है, मातृ संगठन जिसको कहते हैं हम लोग, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो उसके पीछे एक मजबूती के साथ उसके करोड़ों पूरे देश में, देश के बाहर भी कई देशों में, दुनिया के कई देशों में उसकी शाखाएं लगती हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, संगठन है और वो वैचारिक स्तर पर वो काम कर रही है। वो संगठन कर रहा है आरएसएस। और आरएसएस के 50 से अधिक
कुछ लोग तो 100 से अधिक कहते हैं, लेकिन 50 से अधिक तो है ही, उसके आनुषंगिक संगठन है जो दिन रात हिंदू जो आबादी है उसके मन में धार्मिक जो चीजें हैं, पाखंड, अंधविश्वास या बाकी चीजें फैलाने में लगे हैं। जिसमें आप देख लीजिए कि आरएसएस के अलावे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, इस तरह के तमाम संगठन है मेरे पास। मैं जब रिसर्च कर रहा था उसमें कुछ नाम मैं गिनवाता हूं और अनुमान लगाइएगा कि जिस पार्टी के पीछे इतने संगठन है, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, राष्ट्र सेविका समिति, हिंदू स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावे नमस्ते सदावत्सले, तो खैर उनका प्रार्थना भी है, लेकिन इस नाम से भी मैंने देखा। फिर दुर्गा वाहिनी का नाम लिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अभी गांव-गांव में जो कॉलेज है, अब बिहार की ही बात कर ले, बिहार के सिर्फ मुख्यालय, जिला मुख्यालय के कॉलेजों में नहीं, आप प्रखंड मुख्यालयों में भी जो गांवों में कॉलेज है, वहां भी एबीवीपी के मजबूत संगठन काम कर रहे हैं। उसके बाद सेवा भारती, स्वदेशी जागरण मंच, संस्कार भारती सांस्कृतिक आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं, और वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासियों के लिए, आदिवासियों के बीच काम कर रहा है संगठन। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मतलब अल्पसंख्यकों को ये लोग गाली देते हैं मुसलमानों को, लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच भी काम करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया हुआ है। लघु भारतीय उद्योग है, भारतीय विचार केंद्र, विश्व संवाद केंद्र, राष्ट्रीय सिख संगठन, सिखों के बीच भी, हिंदू जागरण मंच, विवेकानंद केंद्र, दीनदयाल शोध संस्थान, तमाम ऐसे संगठन है प्रभात जी जो दिन रात करोड़ों की संख्या में है, जो जमीन पर काम करते हैं। बीजेपी पार्टी के तौर पर भी जो उसके कार्यकर्ता है बूथ लेवल पर काम करते हैं, उनके पेड वर्कर्स हैं। और बीजेपी के पास सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं है, संगठन भी मजबूत है, कार्यक्रम भी है, उसकी शाखाएं लगती हैं, शाखाओं के माध्यम से लोगों के दिमाग में राष्ट्रवाद, कथित छद्म राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व और फिर देशभक्ति के बीज बोए जाते हैं, और उसके बल पर ये चुनाव जीते जाते हैं, तमाम चीजें होती है। अब देखिए, मान लीजिए राहुल गांधी बात करते हैं कि संविधान को बचाना है या बाकी चीजें हैं, उनकी 1 मिनट में मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए प्रभात जी। उनकी बातें कितने लोगों तक पहुंचती हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाचार नहीं देखते हैं, जो निचले लेवल पर जो लोग हैं, वो रील्स बनाने में है, मजदूरी करते हैं। उनके दरवाजे पर आखिर वर्कर्स किसके जाते हैं? बीजेपी के जाते हैं, बजरंग दल के तौर पर जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर जाते हैं, छात्रों के बीच एबीवीपी के नाम पे जाते हैं। तो उसकी पहुंच, बीजेपी की पहुंच एक-एक व्यक्ति तक है। उसको गुमराह करना, उसके मन में धार्मिक भावना भरना, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोह घोषित करना। तो लेकिन कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, कहीं सुना है नाम क्या? आप बिहार की बात करिए ना, किसी कॉलेज में सुना है? और उसका अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में बनी, ये जो लखनऊ के अधिवेशन में इसको अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के नाम से जानते हैं, शाहजान सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। कहीं नाम किसानों के नाम पर आज चल रहा है? तो इसके कोई न वैचारिक न सांस्कृतिक संगठन है, न इसके पीछे वो उनके विचारों को लेकर काम करने वाले संगठन है। गांधीवाद की क्या स्थिति हो गई? गांधी संघ जो संगठन है, उनका क्या हश्र है, वो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को संगठन के साथ साथ कार्यकर्ता, कार्यालय, अब कार्यालय देखिए, पिछले 10 सालों में बीजेपी ने पूरे देश में 5 स्टार टाइप के कार्यालय खोल लिए। अकुत संपत्ति तो है, खैर आपने कह दिया कि जो सरकार में रहती है पार्टी, उसके पास पैसे होते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर क्या कांग्रेस या बाकी जो पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़कर, इस पर काम ही नहीं करती है। आरएसएस के अपने मुखपत्र हैं, ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी में, हिंदी में 5 जन हैं। कांग्रेस के कितने हैं जो जाते हैं प्रकाशन या किताबें हैं? तो ये तमाम जो चीजें हैं वो सिर्फ कांग्रेस नहीं, राजद से लेकर के और तमाम जो पार्टियां हैं सामाजिक न्याय की या विपक्षी पार्टियां, उसमें इन चीजों पर काम ही नहीं होता है। और बीजेपी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस स्तर पर, इसलिए इससे पार पाना शिशु, अब ये एक और चीज देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर, हजारों पूरे देश भर में स्कूल चल रहे हैं, उसके जरिए नई पीढ़ी में
के दिमाग में छद्म राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व के और देशभक्ति का जो बीज बोया जाता है, या कुछ कह लें कि धर्म का जो अफीम डाला जाता है, तो उसका असर तो होगा। अब उसके काटने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? जी, प्रभात जी। अरे जो भी आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को इसके पैरेलल कुछ भी खड़ा करने के लिए जब ये सत्ता में थे तब भी, और जब सत्ता से बाहर है तब भी, या अन्य जो भी पार्टियां हैं, मैंने आप 5 जन निकाल रहा है तो कोई सत्ता मार्ग क्यों नहीं निकाल रहा है? कोई राजद का मुख्य पत्र क्यों नहीं निकाल रहा है? कोई कांग्रेस का कोई अखबार क्यों नहीं निकाल रहा है? उनको संगठन बनाने से कौन रोका है? उनको कौन, मतलब उनको अपने संगठन में परिवर्तन करने से। आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। मैं अभी 7 दिनों तक झारखंड की यात्रा पर था। झारखंड में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिस तरह से वहाँ युवा के मामले में, युवाओं में राजनीति को लेकर उहार मैंने देखा है, और जो आकर्षण देखा है पूरे देश में देने वाला है झारखंड। झारखंड में जिस तरह से युवा का राजनीति के प्रति आकर्षण हुआ है, उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। एक पार्टी है जयराम महतो ने बनाई है, और उसकी सभाओं में। प्रभात जी, झारखंड पे हम लोग अलग एपिसोड करेंगे, लंबा होगा। आप 4-5 दिन की यात्रा करके आए हैं रांची से, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी। हम झारखंड पे एक इसके बाद एक एपिसोड करेंगे। हम एक शब्द ये कह रहे हैं कि जो युवा राजनीति चले जा रही है, और राजनीति में लोगों का कहना है कि राजनीति में जो भी, जिनसे भी मैं बात करता हूँ, वो लोग कहते हैं कि युवाओं का नहीं है। लेकिन मैंने वहां जाकर देखा कि युवा राजनीति के तरफ जाने के लिए, और जो परिस्थितियां हैं देश में, उनके मन में किस तरह का आक्रोश है, वो बोस और नेताजी बोस की तरह आक्रोश मुझे दिखा। मैं ये खाली कहना चाह रहा हूँ, तो कांग्रेस जोश को और उस युवा समुदाय को कहाँ से क्यों नहीं इंटरकनेक्ट कर पा रही है? महिलाओं में आक्रोश था, किसान में इतना आक्रोश था, और हरियाणा में। बिल्कुल, कांग्रेस को अब फिर से एक बार सोचना होगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, और पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में संगठन का विस्तार, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी। वैचारिक सांस्कृतिक संगठन, छात्र संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन बनाने पड़ेंगे कि कैसे सामने दुश्मनों को हराना है, उसके लिए क्या करना है। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद एपिसोड खत्म कर दीजिएगा। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में एक मने बुजुर्ग नेतृत्व मने हर जगह आती है, बिहार में भी बात करें, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, हालांकि तेजस्वी यादव आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल और अभी भी लालू प्रसाद यादव का है, और नीतीश कुमार एक दूसरे भाग में है। और जो वहां भी झारखंड में देखे, कमलेश महतो, केशव महतो कमलेश जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको नेतृत्व सौंपा गया है। तो बुजुर्ग नेतृत्व से देश में अब नहीं हो सकता। राहुल गांधी इस देश की जरूरत है, और उनका जो युवा चेहरा है, अब तो युवा से प्रौढ़ हो चुकी है, लेकिन उनको युवाओं में जो उनका मैसेज कनेक्ट हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं इसको संगठन में भी कनेक्ट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, युवाओं को भी कनेक्ट करने की जरूरत है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और यदि अब तक आपने इस चैनल को, जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।